Hello everyone, welcome back. So in today's video lecture, we will discuss apoptosis once again. So in the previous lecture, we discussed apoptosis in general. What is the process of apoptosis? Why does it take place? Okay, which are the pathways responsible for the activation of apoptosis? तो कल हमने इन जनरल apoptosis की प्रोसेस को डिस्कस किया था और इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस apoptosis स्पेसिफिकली इन सी एलिगेंस. ठीक है, सी एलिगेंस में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखें तो कई बार कंपैरेटिव क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं सी एलिगेंस वर्सेस मैमल्स. तो मैमल्स का तो हमने कल डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे सी एलिगेंस में कैसे होता है और फिर उन दोनों का हम कंपैरिजन देखेंगे कि सी एलिगेंस में और मैमल्स में apoptosis में क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं. ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग, यहाँ से आपको डायरेक्ट काफी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मेनली जो क्वेश्चंस हैं वो पार्ट सी के क्वेश्चंस हैं. प्रीवियस ईयर्स में ज्यादातर क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से पार्ट सी में आए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए टॉपिक, तो इसको ध्यान से करना है. ओके, सो लेट्स कमेंस दिस टॉपिक. Apoptosis in C. elegans. Now, before discussing the process of apoptosis in C. elegans, you must know something about this organism called C. elegans. ये होता क्या है? ठीक है, क्योंकि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अगर आप देखें तो सी एलिगेंस के अर्ली डेवलपमेंट पे आपको टॉपिक है. ठीक है, और वो टॉपिक से आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम सी एलिगेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आई विल गिव यू कि व्हाट एक्चुअली सी एलिगेंस इज. ओके, तो सी एलिगेंस इज बेसिकली बिलोंग्स टू नेमाटोडा, फाइलम नेमाटोडा. तो इसको आप क्या कहते हो? नेमाटोड और राउंड वर्म्स. दे आर राउंड वर्म्स. ठीक है, और ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है और साइंटिफिक स्टडीज. ठीक है, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है, साइंटिफिक स्टडीज में इसको यूज किया जाता है. अब क्यों इसको साइंटिफिक स्टडीज में यूज किया जाता है, इसका रीजन क्या है? द रीजन इज कि ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है. ओके, सिंपल ऑर्गेनिज्म इन द टर्म्स ऑफ, अगर हम इसकी रीजन की बात करें कि व्हाई दिस सी एलिगेंस इज यूज्ड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, यू रिमेंबर वन थिंग, ये काफी अच्छा मॉडल ऑर्गेनिज्म है. आपको CSIR नेट में मॉडल ऑर्गेनिजम्स पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि हम सी अर्चिन, आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस में सी अर्चिन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सी अर्चिन पे के डेवलपमेंट पे काफी पूछे जाते हैं, सी एलिगेंस पे पूछे जाते हैं. या अगर एम्फीबियन है तो एम्फीबियन में हम मॉडल ऑर्गेनिज्म जीनोपस को लेते हैं, जीनोपस फ्रॉग. इन मॉडल ऑर्गेनिज्म पे भी एक दो बार 4 मार्कर्स क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं. ठीक है, तो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. तो क्यों ये साइंटिफिक स्टडीज के लिए यूज किया जाता है, और खास करके न्यूरोबायोलॉजी एंड डेवलपमेंटल प्रोसेसेस. ठीक है, ये ध्यान रखना है. इन तीन दो पर्पसेस के लिए मेनली इसको इसकी स्टडी की जाती है. तो रीजन क्या है? द रीजन इज कि इसका जो जेनेटिक मेकअप है
जेनेटिक मेकअप वो बहुत सिंपल होता है, तो स्टडी करना इजी होता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि दे आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है, एंड ट्रांसपेरेंट है तो सेलुलर जो प्रोसेसेस हैं दे आर इजीली ऑब्जर्वेबल, उनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। देन इनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस हैं एंड दीज रीजंस मेक सी एलिगेंस अ वैल्यूएबल मॉडल ऑर्गेनिज्म। A valuable model organism, ओके। नाउ हमें डिस्कस करना है सी एलिगेंस में अपोप्टोसिस की प्रोसेस को। तो हम क्यों सी एलिगेंस को चूज करते हैं, व्हाई आउट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स सी एलिगेंस को क्यों चूज किया। तो अगर हम सी एलिगेंस की बात करें तो सी एलिगेंस generally they have two sexes. First is hermaphrodite. कुछ सी एलिगेंस जो है वो hermaphrodite होते हैं and some are males. What does it mean? Generally जो there are two sex in any organism, male and female, but they have these two, hermaphrodite and males. What is hermaphrodite? So generally they are females, but they produce sperm and also oocytes, okay। ये स्पर्म्स भी प्रोड्यूस करती हैं फीमेल्स एंड दे आल्सो प्रोड्यूस oocytes, okay। These organisms are called hermaphrodite. Both the gametes are produced by the single organism, so they are called hermaphrodites. And males, the another sex is males. तो फीमेल्स की अगर हम बात करें तो दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू two mechanisms or two processes, either self fertilization or cross fertilization. Self fertilization and cross fertilization, okay। Why, what is this self fertilization and cross fertilization? Because females, the hermaphrodite females, they produce sperms and also oocyte. So what happen actually in self fertilization? The oocyte of this hermaphrodite female will get fertilized with the sperm of the same hermaphrodite female. And in case of cross fertilization, these hermaphrodite females these hermaphrodite females, they will reproduce through the transfer of sperm to another male, okay। So these two processes are used by the hermaphrodite females for reproduction, self fertilization and cross fertilization, okay। Now ये तो हो गया कि सी एलिगेंस के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। सी एलिगेंस क्या होता है और इसके बारे में जो डिटेल में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, क्योंकि वहां पे आपको पूरी अर्ली डेवलपमेंट प्रोसेस पढ़नी है, ओके। अभी इतना दिस मच इंफॉर्मेशन इज इनफ। नाउ व्हाई वी आर डिस्कसिंग द प्रोसेस ऑफ सी apoptosis in C. elegans, okay। So let's discuss why we study apoptosis in C. elegans। C. elegans में इस प्रोसेस को हम क्यों डिस्कस करते हैं, एंड ये C का जो फुल फॉर्म है, चाहे तो पूरा इसका नाम भी आप याद कर सकते हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है बट यू कैन रिमेम्बर द नेम
So the full form is of C, wait a minute, Caenorhabditis elegans. Caenorhabditis elegans. Okay, so this is C elegans. Now अब हम देखते हैं कि हम एपोप्टोसिस की प्रोसेस को सी एलिगेंस में क्यों डिस्कस करते हैं. ओके, सो कल हमने जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर उसमें देखा था एपोप्टोसिस होता क्या है. एपोप्टोसिस का मतलब क्या है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ओके, व्हाट इज एपोप्टोसिस? प्रोग्राम्ड सेल डेथ. ओके, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर को डिस्कस नहीं किया है तो यू कैन गो एंड वॉच दैट लेक्चर, क्योंकि इसमें हमने बेसिक जो मैकेनिज्म होती है एपोप्टोसिस की उसको डिस्कस किया है. ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ सी एलिगेंस को डिस्कस करेंगे और कंपेयर करेंगे जो हमने कल पढ़ा था उसको जो हम आज पढ़ेंगे उससे. तो प्रोग्राम सेल डेथ, और ये प्रोग्राम सेल डेथ होता क्यों है? कई रीजंस हमने देखे थे कि या तो सेल में किसी तरीके का कोई डैमेज हो जाए, या फिर जैसे कि लिम्फोसाइट्स हैं, तो अगर वो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स हैं, जैसे कि देयर आर सम लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स अगर ये सेल्फ रिएक्टिव हो जाए, खुद की सेल्स के अगेंस्ट ही रिएक्ट करने लग जाए, तो ये इसकी वजह से क्या होगा? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होंगे, और फिर इनको क्या करना होगा? हमें किल करना होगा. तो ये किसके थ्रू हम किल करेंगे ना? एपोप्टोसिस के थ्रू. या फिर हमने देखा था कि जो डेवलपमेंटल प्रोसेसेस होती हैं उसमें भी एपोप्टोसिस इज रिक्वायर्ड. व्हाट काइंड ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेसेस? जैसे कि हम सी एलिगेंस में भी देखेंगे कि डेवलपमेंट की प्रोसेस में ही एपोप्टोसिस का इंपॉर्टेंट रोल है. तो हमने कई सारे डेवलपमेंट प्रोसेसेस को डिस्कस किया था, जैसे कि हमने मेटामॉर्फोसिस देखा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. हमने देखा था ऑर्गन्स की स्कल्पटिंग. ठीक है, ऑर्गन्स की स्कल्पटिंग और एलिमिनेशन ऑफ टिश्यूज के एलिमिनेशन के लिए जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनकी नीड जो है वो खत्म हो चुकी, उन टिश्यूज को एलिमिनेट करने के लिए, और मेंटेनेंस ऑफ टिश्यूज के साइज और शेप को मेंटेन करना. तो इन सारी प्रोसेसेस में प्रोग्राम सेल डेथ का या एपोप्टोसिस का इंपॉर्टेंट रोल होता है. ओके, ओके, सो let's start ki what is the process of apoptosis in case of C elegans. Okay, so programmed cell death or apoptosis is a normal part of development. ये जो प्रोग्राम सेल डेथ की प्रोसेस है ये एक नॉर्मल पार्ट होता है डेवलपमेंट का. डेवलपमेंटल प्रोसेसेस में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. और अगर हम सी एलिगेंस की बात करें तो why we are studying apoptosis in C elegans? So let me clear कि हम C elegans में apoptosis को क्यों डिस्कस करते हैं. देखिए, जो C elegans है, the life of C elegans, it starts with a single cell, and then in the process of development the cells divide through cleavage, multiple cells are produced. तो जब C elegans का डेवलपमेंट होता है, अगर हम हर्माफ्रोडाइट की बात करें, अगर हम हर्माफ्रोडाइट सी एलिगेंस की बात करें, तो हर्माफ्रोडाइट जो सी एलिगेंस है इनमें सपोज वी हैव, अगर हम सोमैटिक सेल्स की बात करें कि इसमें कितनी सोमैटिक सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स होती हैं अराउंड 1090. ओके, और जो जर्म सेल्स हैं, जर्म सेल्स की रेंज 1000 to 2000 होती है. ओके, तो इन 1090 सोमैटिक सेल्स में जो डेवलप होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट,
131 सेल्स, इसको हम काउंट भी कर सकते हैं, और ये जो नंबर्स है ये गिवन नंबर है, ये सारे जो सी एलिगेंस हैं उनमें इतनी ही सेल्स की क्या होती है, डेथ होती है। कितने? 131 सेल्स आउट ऑफ टोटल 1090 सोमैटिक सेल्स। हम अभी सिर्फ सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं, जर्म सेल्स में भी होता है ये। आउट ऑफ टोटल 1090 सोमैटिक सेल्स generated during development are destined to die. ओके, तो ध्यान से देखना है आपको, सी एलिगेंस का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही होती है, तो उस समय क्या होता है कि सोमैटिक सेल्स, और अगर हम जर्म सेल्स की टर्म्स में देखें कि कितनी सोमैटिक सेल्स और कितनी जर्म सेल्स बनती हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में ये टोटल 1090 जो है आपकी सोमैटिक सेल्स बनती हैं। ठीक है, जर्म सेल्स मैंने यहाँ पर रेंज लिखी है 1000 to 2000, क्योंकि ये रेंज जो है हमने जैसे डिस्कस किया था कि सी एलिगेंस में सी एलिगेंस हैज टू सेक्स, ईदर हर्माफ्रोडाइट और मेल। तो जैसे हमने हर्माफ्रोडाइट लिया है, हम हर्माफ्रोडाइट की बात कर रहे हैं। ओके, तो हर्माफ्रोडाइट की बात करें तो उसमें अराउंड 2000 जर्म सेल्स होती हैं, और जो दूसरा होता है उसमें 1000 जर्म सेल्स होती हैं। ठीक है, जो मेल होता है या हर्माफ्रोडाइट में 2000 और मेल में 1000, तो इसलिए आई हैव गिवन द रेंज 1000 to 2000 जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो होती है 1090, तो इतनी टोटल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, कितनी? 1090 सोमैटिक सेल्स, और इनमें से दिस इतना नंबर काउंट किया गया है, क्योंकि आई टोल्ड यू, हमने रीजन देखा कि क्यों हम सी एलिगेंस को चूज करते हैं जेनेटिक साइंटिफिक स्टडीज के लिए। एक तो जेनेटिक मेकअप सिंपल होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, इन रीजंस की वजह से हम इसकी जो भी प्रोसेसेस हैं उसकी इजीली स्टडी कर सकते हैं। तो 131 सेल्स वर काउंटेड, एंड दीज सेल्स आउट ऑफ 1090, ये 1090 क्या है? ये टोटल सोमैटिक सेल्स प्रोड्यूस होती हैं सी एलिगेंस की डेवलपमेंट की प्रोसेस में। ठीक है, तो उसमें से 131 सेल्स की क्या हो जाती है? डेथ, यानी कि 131 सेल्स विल अंडरगो एपोप्टोसिस, यानी कि सी एलिगेंस में एपोप्टोसिस कितनी बार होगा? 131 टाइम्स। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, 131 टाइम्स apoptosis occurs in the Caenorhabditis elegans। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 131 टाइम ये जो प्रोग्राम सेल डेथ होगी, वो इन 131 सोमैटिक सेल्स को क्या कर देगी? रिमूव and they or eliminated, these 131 cells are eliminated during the normal course of development। तो यहाँ पे ये इसका रीजन ये नहीं है कि ये 131 सेल्स में किसी तरीके का कोई डैमेज हो गया है या फिर वो कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये 131 सेल्स को हम इसलिए किल कर रहे हैं क्योंकि कोई डैमेज है। डिफरेंस ध्यान रखना है आपको, ये 131 सेल्स जो हैं विच आर अंडरगोइंग अपोप्टोसिस, अब इन 131 सेल्स को किल किया जा रहा है एज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम नॉर्मल, ये प्रोसेस जो है वो नॉर्मल पार्ट है डेवलपमेंट का, ये किसी इन्फेक्शन, इंजुरी या डैमेज की वजह से हम इन सेल्स को किल नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हमेशा आपको ये नहीं सोचना है कि सेल की डेथ इसलिए हो रही है क्योंकि सेल में कोई डैमेज है। यहाँ पे अपोप्टोसिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट। ओके, चलिए, तो ये 131 सेल्स की जब डेथ हो जाएगी तो रिमेनिंग सेल्स कितनी बचेंगी? ठीक है, रिमेनिंग सेल्स जो आपका एडल्ट सी एलिगेंस होगा, इसमें कितनी सेल्स होंगी? सोमैटिक सेल्स 959 सोमैटिक सेल्स विल बी देयर। ओके, जर्म सेल्स में भी होता है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ सोमैटिक सेल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो नंबर है वो उससे थोड़ा कम होता है, हमें सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करना है अभी सोमैटिक सेल्स में। तो 1090 में से अगर आप 131 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 959 सोमैटिक सेल्स। ओके,
क्लियर है? तो जब वो सी एलिगन डेवलप होके एडल्ट सी एलिगन बनेगा तो उसमें कितनी सेल्स होंगी? 959 सोमैटिक सेल्स होंगी, क्योंकि और टोटल कितनी थी? 1090। ये क्या था? टोटल सोमैटिक सेल्स, टोटल सोमैटिक सेल्स। और इसमें से 131 सेल्स ये क्या हो गई इनकी? अपोप्टोसिस या सेल डेथ। तो कितना रह गया? 959 सोमैटिक सेल्स। ओके, और इसीलिए हम सी एलिगेंस में, क्योंकि ये 131 टाइम्स होता है, तो हम काफी अच्छे से अपोप्टोसिस की प्रोसेस को सी एलिगेंस में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है द डेथ ऑफ 131 सेल्स, ये एक प्री डिटर्मिन्ड पार्ट होता है, ये प्री डिटर्मिन्ड होता है उनकी डेवलपमेंट की प्रोसेस में। ठीक है, यहाँ कुछ स्पेसिफिक सेल्स जो हैं दे आर प्रोग्राम टू अंडरगो अपोप्टोसिस एज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर टिश्यू फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 131 सेल्स जो हैं वो सेक्रीफाइस की जाती हैं ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो करेक्टली डेवलप हो। ओके, 131 cells are sacrificed to ensure that organism develops correctly. Okay, क्लियर है? तो इसीलिए हम सी एलिगेंस में अपोप्टोसिस की स्टडी करते हैं। चलिए, तो अब हम देखते हैं मैकेनिज्म कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो अपोप्टोसिस की प्रोसेस होती है कैसे एक्टिवेट होती है, हमने उसमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे को देखा था। तो अभी आज हम लोग देखेंगे कि सी एलिगेंस में ये अपोप्टोसिस की प्रोसेस कैसे होती है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस इन सी एलिगेंस। तो चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि हमने कल कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस किया था जिनको हम क्या कहते हैं? कैस्पेजेस। ठीक है, वैसे ही सी एलिगेंस में भी कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले हम उन प्रोटीन्स को डिस्कस करते हैं या जीन्स को डिस्कस करते हैं। ओके, genes and proteins involved in apoptosis in C. elegans। तो यहाँ पे अगर हम जीन्स की बात करें तो which genes are involved? Let me give you the name. A specific set of genes are also involved. Specific set of genes including these genes are EGL1 first, second is CED9, third is CED4, fourth is CED3। तो ये आपको ध्यान रखना है चारों, इसमें से ये तीन जो हैं वो मेन होते हैं, EGL1, CED9, CED4 and CED3। ओके, सो जीन्स को हम इस तरीके से इंडिकेट करते हैं CED9, और इसको हम कैपिटल्स में दिखा देते हैं। अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो CED9 सपोज ये क्या है, अगर ये जीन है CED9 जीन, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, इसका प्रोडक्ट यानी इस जीन के एक्सप्रेशन से जो बनेगा वो होगा CD9 प्रोटीन। CED4 जीन के एक्सप्रेशन से बनेगा CED4 प्रोटीन, CED3 जीन के एक्सप्रेशन से बनेगा CED3 प्रोटीन। तो ये सेट ऑफ जीन्स हैं जो सी एलिगेंस में अपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, हमने कल मैमल्स में जो नॉर्मल प्रोसेस देखी थी अपोप्टोसिस, उसमें डिस्कस किया था कि कुछ स्पेसिफिक
प्रोटीएजेस होते हैं, ठीक है। और यही प्रोटीएजेस जो है क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डेथ के लिए या फिर अपोप्टोसिस के लिए। तो ये जो प्रोटीएजेस हैं, हमने कल मैमल्स में क्या डिस्कस किया था, इन मैमल्स इन प्रोटीएजेस को हम क्या कहते हैं, कैस्पेजेस, ठीक है, कैस्पेजेस। C फॉर सिस्टीन, ASP फॉर एस्पार्टेट। तो हमने कल डिस्कस किया था क्यों सिस्टीन और एस्पार्टेट। यू कैन वॉच दैट वीडियो in which we discussed about the caspases। तो जैसे मैमल्स में ये जो प्रोटीएजेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपोप्टोसिस के लिए, उनको हम मैमल्स में क्या कहते हैं, कैस्पेजेस, ठीक है, सिस्टीन प्रोटीएजेस। यहाँ पर सी एलिगेंस के केस में ये प्रोटीएजेस क्या होते हैं, CED4 एंड CED3, ठीक है, CED4 एंड CED3। उनमें भी CED3 जो है वो इंपॉर्टेंट होता है ज्यादा, क्योंकि यही एपोप्टोसिस कॉज करता है। CED4 जो है वो क्या करता है, CED3 को एक्टिवेट करता है। तो ये प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो प्रोटीएजेस करते क्या है एक्चुअल में, और ये कैसे सेल डेथ कॉज कर देंगे। प्रोटीएजेस जो है, अगर कोई सेल है और सेल के अंदर जितने भी आपके प्रोटीन्स हैं जो नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, सेल जो भी सेलुलर फंक्शंस है, देयर आर सो मेनी प्रोटीन्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन सेलुलर फंक्शंस, ठीक है। तो ये प्रोटीएजेस इन सारे फंक्शनिंग जो प्रोटीन्स है, जो सारी सेलुलर प्रोसेसेस को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये प्रोटीएजेस धीरे धीरे उन सारे प्रोटीन्स को किल करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे। जो प्रोटीन्स डिस्ट्रॉय जाएंगे, फिर उसके बाद डीएनए का पूरा फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, ताकि जो जीन्स है फिर से एक्सप्रेस होके प्रोटीन्स ना बनाए, और धीरे धीरे फिर सेल जो है विल लीड टुवर्ड्स इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, ओके। तो इस तरीके से सेल का डिस्ट्रक्शन इंटरनली स्टार्ट होगा विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोटीएजेस, ओके। चलिए, तो यहाँ पे उन प्रोटीएजेस की अगर हम बात करें तो CED9 है वो प्रोटीएज, CED9, और CED4 प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर है जो CED3 को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। तो अगर ये जो तीन जीन्स हैं आपके, ये जो तीन इंपॉर्टेंट जीन्स हैं CED9, CED4 और CED3, अगर इसमें किसी भी तरीके का म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन, वेट अ मिनट, म्यूटेशन in these genes can affect the cell death process। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसको हम पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये जो म्यूटेशन वाला पार्ट है उससे प्रीवियस ईयर्स में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 4 मार्कर्स में, कि अगर CED9 जीन में कोई म्यूटेशन हो जाए, या 4 में कोई म्यूटेशन हो जाए, या 3 में कोई म्यूटेशन हो जाए, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सेल की डेथ होगी या सेल विल सर्वाइव, ओके। चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं इन दोनों पर्टिकुलर CED9 तीनों जीन्स के बारे में, इन तीनों प्रोटीन्स के बारे में, CED9, CED4 एंड CED3। तो we will discuss this with the help of a diagram first. If you can see this diagram, तो यहाँ पर हमने मैमल्स में भी लिया हुआ है और C elegans में भी लिया हुआ है कि किस तरीके से एपोप्टोसिस होता है इन दोनों ही ऑर्गेनिजम्स में। तो ये है C elegans के केस में, C elegans में, this is C elegans and this one in mammals। और मैमल्स में भी हम न्यूरॉन्स के बारे में लेते हैं, क्योंकि कल हमने जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था कि किस तरह से न्यूरॉन सर्वाइव करेंगे, सर्वाइवल फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा तो, और सर्वाइवल फैक्टर नहीं होगा तो न्यूरॉन्स की क्या हो जाएगी, नर्व सेल्स की डेथ हो जाएगी बाय द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस। तो यहाँ पर यू कैन सी हियर वी हैव दीज 4, EGL1, CED9, CED4 एंड CED3। ये सिर्फ इस पाथवे से भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये पाथवे भी आप लोगों को याद रखना है, सिंपल सा पाथवे है,
4 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ पर EGL1 जो है, यू कैन सी ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है CD9 को। ये जो साइन है ये ब्लॉक का साइन, अगर एरो बना है तो ये एक्टिवेशन। ओके, सो यहाँ पे EGL1 जो है वो CD9 को ब्लॉक कर रहा है। CD9 जो है वो CD4 को इनएक्टिवेट कर रहा है। CED4 जो है वो CED, ये रिलेशन दिया हुआ है। एक्चुअल में अभी हम कोई इसमें एग्जैक्ट प्रोसेस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ दो जीन्स और प्रोटीन्स के बीच में क्या रिलेशन है, इनहिबिशन या एक्टिवेशन, उसको डिस्कस कर रहे हैं। कौन किसको एक्टिवेट करेगा, कौन किसको इनहिबिट करेगा। तो EGL1 जो है CD9 को इनहिबिट कर रहा है, CD9 CD4 को इनहिबिट कर रहा है, CD4 CD3 को एक्टिवेट कर रहा है, और CED3 जो है ये रिस्पॉन्सिबल है अपोप्टोसिस के लिए। ओके, मैमल के केस में, मैमलियन न्यूरॉन्स में कल हमने डिस्कस किया था एक डायग्राम की हेल्प से। यहाँ पर हमने देखा था कि BCL2 प्रोटीन होता है, ठीक है, BCL2 जीन, BCL2 फैमिली, और उसमें हमने कई सारे प्रोटीन्स के बारे में देखा था। तो BCL2 जो है वो क्या करता है, APF1 को इनहिबिट करता है। ओके, APF1 जो है अगर वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है तो वो कैस्पेस 9 को एक्टिवेट करेगा, कैस्पेस 9 जो है कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करेगा, और कैस्पेस 3 जो है वो हमने कल देखा था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि कैस्पेस 9 जो है वो कैस्पेस 3 को एक्टिवेट करता है, और कैस्पेस 3 जो है वो एग्जीक्यूशनर कैस्पेस होता है। एग्जीक्यूशनर मतलब यही एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस को, एग्जीक्यूशन, ठीक है, इसलिए इसको एग्जीक्यूशनर कैस्पेस कहते हैं। और 9 को क्या कहते हैं हम, इनिशिएटर, क्योंकि ये प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ठीक है। और कैस्पेस 3 विल कॉज द प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस। तो ये वाला प्रोसेस तो हमने कल डिस्कस कर लिया है। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो तो यू कैन चेक दैट। यहाँ पे अब कंपैरिजन हमें करना है कि सी एलिगेंस में जो प्रोसेस होती है और मैमल्स के केस में जो होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि सी एलिगेंस के केस में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो CED3 एंड CED4, ये जो दो आपके जीन्स हैं, these genes are essential for apoptosis. These genes are essential for apoptosis. ये apoptosis के लिए ये दोनों ही जीन्स जो है वो essential हैं। अब ये दोनों essential हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब अगर ये दोनों नहीं होंगे तो apoptosis नहीं होगा। ओके, दूसरी चीज कि जिन सेल्स में, cells that did not undergo apoptosis, in those cells these genes, हम किन जीन्स की बात कर रहे हैं, CED4 एंड 3, इनको क्या किया जाता है, आर टर्न्ड ऑफ। these genes are turned off by the product of CED9 जीन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। CED जो 3 है और CED4 ये सेंटर है अपोप्टोटिक पाथवे के, सेंटर मतलब इन्हीं की वजह से अपोप्टोसिस होगा, सेल डेथ, प्रोग्राम सेल डेथ होगी। अगर ये दोनों नहीं है तो सेल डेथ विल नॉट टेक प्लेस, मतलब सेल विल सर्वाइव, सेल सर्वाइव करेगी। तो जिन सेल्स में अपोप्टोसिस नहीं होता है, दो सेल्स दैट डिड नॉट अंडरगो that if they don't undergo apoptosis, उन सेल्स में क्या होगा, इन दो सेल्स ये CED4 और CED3 जीन्स को क्या कर दिया जाएगा, टर्न ऑफ। क्यों, क्योंकि अगर एक सेल को सरवाइव करना है, लेट से सपोज यू हैव हम सी एलिगेंस के केस में बात कर रहे हैं, और सी एलिगेंस के केस में सपोज कुछ ये जो पर्टिकुलर सेल है और इस सेल को क्या करना है, इसको सरवाइव करना है। तो अगर इसे सरवाइव करना है तो इसके अंदर जो CED4 और CED3 जो जीन्स हैं ये दोनों क्या हो जाएंगे, टर्न ऑफ। और इनको टर्न ऑफ कौन करेगा, इसी के अंदर प्रेजेंट CED9 जीन। CED9 जीन क्या करेगा, CED4 और 3 को
टर्न ऑफ कर देगा, क्योंकि यहाँ पे सेल को सर्वाइव करना है। अगर ये CD4 और 3 एक्टिव होंगे तो ये सेल की भी डेथ हो जाएगी। तो दो सेल्स विच आर सपोज टू लिव, जिन्हें जिंदा रहना है, जिन सेल्स को, उनमें CD4 और 3 प्रेजेंट तो होगा, ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, वो क्या होगा, टर्न ऑफ होगा, इनएक्टिव फॉर्म में होगा। ओके, नाउ CED जो 4 है, CED4 अगर हम प्रोटीन की बात करें तो हम कैपिटल्स में लिखते हैं। CED4 प्रोटीन जो है ये क्या होता है, ये एक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर होता है, प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर का मतलब क्या है, ये क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है किसको, CED3 को, ठीक है। और CED3 क्या होता है, ये होता है एक प्रोटीएज। CED3 इज अ प्रोटीएज, और हम पढ़ते हैं कि प्रोटीएजेस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपोप्टोसिस के लिए। और यही प्रोटीएज क्या करता है, इनिशिएट करता है सेल्स के डिस्ट्रक्शन को, इनिशिएट्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स। ओके, तो ध्यान रखना है आपको ये पॉइंट्स। CED3 और CED4 ये एसेंशियल है अपोप्टोसिस के लिए। सेल्स जिनमें अपोप्टोसिस नहीं हुआ, जो सेल्स अपोप्टोसिस नहीं हुआ मतलब उन सेल्स को सरवाइव करना है, तो सरवाइव करना है तो उन सेल्स के केस में क्या होगा, CED4 और 3 जो है वो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, टर्न ऑफ होगा इनका एक्सप्रेशन। टर्न ऑफ क्यों होगा, क्योंकि अगर ये एक्टिव हो जाए तो उन सेल्स की भी डेथ हो जाएगी जिन्हें सरवाइव करना है, क्योंकि सारी की सारी सेल्स में CED4-3 प्रेजेंट होगा। जिन सेल्स को सरवाइव करना है उनमें CED4-3 होगा, बट वो टर्न ऑफ होगा, उसका एक्सप्रेशन नहीं होगा, और CED4 और 3 प्रोटीन्स जो हैं, जो प्रोटीजेस हैं, वो नहीं बनेंगे। और कैसे टर्न ऑफ करोगे आप, यहाँ पे जो टर्न ऑफ होता है वो होता है CED9 जीन के प्रोडक्ट के थ्रू। CED9 जीन का प्रोडक्ट मतलब CED9 प्रोटीन। तो CED9 जो प्रोटीन है वो क्या करता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में कि CED9 क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है। इसी तरीके से इस पाथवे को आपको समझना है कि CED9 CD4 को क्यों ब्लॉक कर रहा है। CED4 अगर एक्टिवेट नहीं होगा तो CED3 भी एक्टिवेट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि यू कैन सी CED4 एक जो प्रोटीन है वो क्या होता है, प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये किस प्रोटीएज को एक्टिवेट करता है, CED3 को एक्टिवेट करता है। CED4 जो है वो CED3 को एक्टिवेट करता है। CED3 एक प्रोटीएज है और यही जो है वो डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा सेल्स का। ओके, तो ये अगर सेल्स का डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा तो CED3 जो है वो क्या है, ये चीफ जो प्रोटीएज है वो है CED3, ठीक है। इसी की वजह से अपोप्टोसिस होगा, और इसको एक्टिवेट कौन करेगा, CED4 इसको एक्टिवेट करेगा। CED4 को इनहिबिट कौन करेगा, CED9 जो है वो इसको इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इन जनरल देखें तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैस्पेजेस कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एंटी अपोप्टोटिक होते हैं, कुछ प्रो अपोप्टोटिक होते हैं, BCL2 फैमिली के जो प्रोटीन्स है। वैसे ही अगर हम यहाँ प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक में देखें तो जो CED9 है ये कैसा होगा, एंटी अपोप्टोटिक, एंटी अपोप्टोटिक होगा। और जो आपका CED4 है और CED3 है ये दोनों क्या है, प्रो अपोप्टोटिक, मतलब इनकी वजह से, प्रो अपोप्टोटिक मतलब ये सेल डेथ कॉज करेंगे, और एंटी अपोप्टोटिक मतलब ये प्रिवेंट करेगा सेल डेथ को, यानी कि इसकी वजह से क्या होगा, सेल जो है वो सरवाइव करेगी, ठीक है। तो ये बात हुई, अब देख सकते हैं। अब EGL1 इसको भी ध्यान रखना है, इसका सिर्फ आप लोग नाम याद रखिए। EGL1 क्या करता है, CED9, अब जैसे अगर आपसे क्वेश्चन इसी में घुमा फिरा के पूछते हैं कि सपोज EGL1 है तो EGL1 क्या करेगा, EGL1 CED9 को इनहिबिट करता है। CED9 अगर इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, ये CED9 अब CD4 को इनहिबिट नहीं कर पाएगा, तो EGL1 अगर CED9 को इनहिबिट करे तो क्या होगा, CED4 एक्टिवेट होगा तो CED3 को एक्टिवेट करेगा और अपोप्टोसिस होगा, ठीक है। CED9 का अगर इनएक्टिवेशन नहीं हो रहा है EGL1 के थ्रू तो CED9 फिर क्या करेगा, वो CED4 को इनएक्टिवेट करेगा, और CED4 अगर इनएक्टिव है तो CED3 एक्टिवेट नहीं होगा और अपोप्टोसिस भी नहीं होगा, ठीक है।
तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कल हमने BCL2 का पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि BCL2 क्या करता है, APF1 को इनहिबिट करता है, और APF1 अगर नहीं होगा तो ये जो कैस्पेजेस हैं आप देख रहे हैं 9 और 3 ये एक्टिवेट नहीं होंगे और अपोप्टोसिस नहीं होगा। अपोप्टोसिस होने के लिए क्या जरूरी है, हमें क्या चाहिए, कैस्पेज 3 जो एग्जीक्यूशनर कैस्पेज है, कैस्पेज 9 जो इनिशिएटर कैस्पेज है, और इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए पहले हमें APF1 चाहिए, और APF1 ही अगर ब्लॉक हो जाएगा, जो कौन कर रहा है, BCL2। BCL2 क्या है, ये भी होता है एंटी अपोप्टोटिक, एंटी अपोप्टोटिक होता है BCL2। BCL2 जो ये प्रोटीन है ये BCL2 फैमिली का होता है। इसमें और भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि BCL2, BCLXL, एंटी अपोप्टोटिक होते हैं, कुछ प्रो अपोप्टोटिक भी होते हैं, बैक्स, बैड, बैक, ऑल दीज प्रोटीन्स आर देयर। तो BCL2 इनहिबिट अगर करता है तो BCL2 एक्चुअल में क्या कर रहा है, एंटी अपोप्टोसिस। क्यों, क्योंकि APF1 को एक्टिवेट कर देगा और आगे के सारे कैस्पेजेस नहीं बनेंगे, अपोप्टोसिस नहीं होगा। ओके, अब इस पाथवे पे आपको क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्कर में पूछा गया है। तो अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये हमने देखा कि कौन कौन से जीन्स इन्वॉल्व हैं, कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व हैं, कौन से प्रो अपोप्टोटिक हैं, कौन से एंटी अपोप्टोटिक हैं। CED9 जो है आपको ध्यान रखना है, सेल को अगर सर्वाइव करना है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि अगर सेल को सर्वाइव करना है तो इनमें से कौन सी जीन्स एक्टिव होने चाहिए, CED9 तब एक्टिव होगा। अब जब सेल को सर्वाइव करना है तो हमें क्या करना होगा, जो सेल डेथ कॉज करने वाले जो जीन्स हैं, इनके प्रोडक्ट सेल डेथ कॉज करेंगे, वो क्या है, CED4 और CED3। इन दोनों को हमें इनएक्टिवेट करना होगा। कौन इनएक्टिवेट करेगा, CED9 अगर एक्टिव है तो वो क्या करेगा, CED4 को इनहिबिट करेगा, और CED4 नहीं होगा तो 3 का एक्टिवेशन नहीं होगा और सेल विल सर्वाइव। और अगर सेल की डेथ हो रही है, उसको किल करना है एज अ पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, तो फिर हमको क्या करना होगा, CED9 को इनएक्टिवेट करना होगा, क्योंकि जब तक CED9 एक्टिव है CED4 एक्टिवेट नहीं होगा। तो CED9 को इनएक्टिवेट किया जाएगा, CED4 activate, CED3 activate होगा और cell death will take place. Okay, so this is how this whole system of apoptosis works in case of C. elegans, Caenorhabditis elegans. Okay, चलिए तो थोड़ा सा इस प्रोसेस को किस तरीके से एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन होता है इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यू हैव with the help of a diagram, so let me draw a rough diagram so that you can understand this process. Here we have this mitochondria, because we discussed in the previous lecture कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या रोल है। माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे कौन सा होता है, कल हमने मैमल्स में डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रियल जो पाथवे अपोप्टोसिस का, उसको हम इंट्रिंसिक पाथवे भी कहते हैं। ओके, सो हियर वी हैव द साइटोप्लाज्म एंड this is mitochondria. Okay, mitochondria, this is cytoplasm. मैमल्स में अलग अलग पाथवेज होते हैं, एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक पाथवे होता है। यहाँ पे एक सिंगल हमें प्रोसेस देखनी है, सिंगल पाथवे हमें देखना है। और हियर वी हैव अ रिसेप्टर, लेट्स से दिस इज अ रिसेप्टर, डेथ रिसेप्टर। So this is death receptor, and then we have some these proteins CD9 and CD4 and CED3, and then we have this CED9
ओके, so now you can see, यहाँ पे अगर हम देखें, wait a minute, okay, so this is the death receptor, death signal receptor. Okay, this is the death signal receptor, this is mitochondria, and these are CED4 and CED3. These are also the same, CED4 and CED3. Okay, and this one is CED9. These two are CED9 and located, कहाँ पे located है ये? Outer mitochondrial membrane में located है. Okay, now you can see, अगर CED9 एक्टिव, इसलिए हम देखते हैं कि कैसे अगर एक सेल को सर्वाइव करना है तो व्हाट विल हैपन, और अगर सेल की डेथ होना है तो व्हाट विल हैपन. अगर हम CED4 और 3 की बात करें तो दे आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. हम देख सकते हैं कि ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, बट नॉर्मली ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिवेटेड फॉर्म में. सपोज यहाँ पे अभी ये किस फॉर्म में है? ये इनएक्टिव फॉर्म में है. ठीक है, तो इनएक्टिव फॉर्म में कैसे होते हैं ये? यहाँ पे CED9 प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. ये CED9 प्रोटीन जो है एक मास्टर रेगुलेटर की तरह काम करता है इस पूरी प्रोसेस में, एक्टिव फॉर्म में भी और इनएक्टिव फॉर्म में भी. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डेथ सिग्नल, ये रिसेप्टर है सेल की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट. यहाँ पे अभी कोई भी सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, नो सिग्नल इज देयर, कोई डेथ सिग्नल नहीं आया है. उस केस में क्या होगा कि ये जो CED9 प्रोटीन है ये क्या है? एक्टिव फॉर्म में है. जब तक कोई सिग्नल डेथ के लिए नहीं है यहाँ पे प्रेजेंट, तब तक CED9 जो है वो एक्टिव है. और CED9 जब एक्टिव होता है तो क्या होगा? हमने डिस्कस किया था, CED9 जब एक्टिव होगा तो क्या होगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं CED9 जब एक्टिव होता है तो यहाँ पे ये क्या करता है? CED4 को इनहिबिट करता है. CED4 एक्टिव नहीं होगा तो CED3 भी एक्टिव नहीं होगा. तो यहाँ पे ये दोनों ही जो है वो अभी किस फॉर्म में है? ये इनएक्टिव फॉर्म में है. किसकी वजह से? CED9 की वजह से. CED9 कहाँ प्रेजेंट है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और CED4 और 3 जो है वो साइटोप्लाज्म में इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, बिकॉज देयर इज नो डेथ सिग्नल. जब कोई डेथ सिग्नल आता है, लेट्स से वी हैव अ डेथ सिग्नल, दिस सेल रिसीव्स अ डेथ सिग्नल. ठीक है, सो दिस इज अ सिग्नल and this is the death signal. So when the cell receives a death signal, this signal will bind to the receptor, और ये जो सिग्नल है वो क्या करता है? ये इनएक्टिवेट करता है किसको? CED9 को. When the cell receives death signal, the signal will bind to the receptor, और ये जो सिग्नल है वो इनएक्टिवेट करता है CED9 प्रोटीन को. CED9 ये जो प्रोटीन है हमारा CED9 वो अब इनएक्टिवेट हो गया, और जब CED9 प्रोटीन इनएक्टिवेट होगा तो क्या होगा? अब यहाँ पे ये जो CED4 है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर CED जो 3 है ये भी, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये एक्टिवेट हो जाएंगे. ठीक है, ये दोनों एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेट होने के बाद CED3 क्या होता है? प्रोटीएज होता है, और ये क्या करेगा? मोर प्रोटीएजेस को प्रोड्यूस करेगा, और अल्टीमेटली क्या कॉज करेगा? अपोप्टोसिस कॉज करेगा. ठीक है, so now you can see कि if there is no death signal present over here, what will happen? CED9 will be active, and if CED9 is active, CED4 is inactive. CED4 is inactive तो CED3 is also inactive, and सेल क्या होगी इस केस में? सेल जो है वो सर्वाइव करेगी. नो अपोप्टोसिस और नो सेल डेथ. वाई? क्योंकि सेल डेथ के लिए हमें क्या चाहिए? CED4 और 3 एक्टिव चाहिए, जो कि अभी इनएक्टिव है. जब डेथ सिग्नल आता है इन द सेकंड केस, डेथ सिग्नल की बाइंडिंग होगी डेथ सिग्नल रिसेप्टर से, और ये जो बाइंडिंग है वो CED9 को क्या कर देगी? यहाँ पे इनएक्टिवेट कर देगी. CED9 जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो अब CED4 है वो एक्टिवेट होगा, CED3 को एक्टिवेट करेगा, और अपोप्टोसिस विल टेक प्लेस. ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस होती है. यहाँ पे सिर्फ यही एक पाथवे है. सो दिस इज द पाथवे. ओके, तो पाथवे क्या है? ये सिंपल सी एक प्रोसेस है. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर म्यूटेशन हो तो क्या होगा. जैसे हमने सी एलिगेंस में डिस्कस किया कि 131 टाइम्स जो है नॉर्मल जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है उसमें 131 टाइम्स अपोप्टोसिस होता है, सेल डेथ होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा
म्यूटेशन इन अपोप्टोटिक पाथवे। अब ये पूरी जो प्रोसेस है, एक तो आपको प्रोसेस भी ध्यान रखनी है, कौन से जीन्स प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, और म्यूटेशन उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो म्यूटेशन का मतलब क्या है कि अगर कोई म्यूटेशन हो जाए, सपोज CED9 की हम बात करते हैं, पहला केस लेते हैं कि अगर CED जो 9 है जीन, इसमें अगर कोई म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, हम दो तरीके के म्यूटेशन की बात करते हैं इसमें। पहला जो म्यूटेशन है वो सपोज क्या है, वेट अ मिनट, ये जो म्यूटेशन है, लेट्स से ये लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, लॉस ऑफ फंक्शन। तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ फंक्शन और गेन ऑफ फंक्शन दो तरीके के म्यूटेशंस होते हैं। तो लॉस ऑफ फंक्शन मतलब उस जीन की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाए, उसका एक्सप्रेशन अफेक्टेड हो, और उससे बनने वाले जो प्रोटीन है उसका प्रोडक्शन ना हो, और इसको हम क्या कहते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। और दूसरा होता है आपका गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। तो गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है, ये भी एक तरीके का जेनेटिक म्यूटेशन है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जीन का जो भी प्रोडक्ट है, जैसे यहाँ पे CD9 जीन है, वो नॉर्मल से ज्यादा उसका प्रोडक्शन होने लग जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। और लॉस ऑफ फंक्शन जितना नॉर्मल होता है उससे कम होने लग जाए उस जीन का एक्सप्रेशन, और उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है उस जीन के प्रोडक्ट, जैसे CD9 जीन है, CD9 जीन के एक्सप्रेशन जब होगा, इसका एक्सप्रेशन, तो क्या बनेगा, CED9 प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसमें लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, इस लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से क्या होगा, जो न्यूमरस सेल्स हैं, न्यूमरस सेल्स that would normally survive, that would normally survive, that would normally survive will activate their CED3, 4 and CED3 genes and die। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो आपका अगर इसमें कोई म्यूटेशन हो जाए CD9 प्रोटीन, CD9 जीन में, तो CD9 प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, और इसकी वजह से काफी सारी सेल्स जिनमें जो सरवाइव करती हैं, सेल्स सरवाइव क्यों करती हैं, क्योंकि CD उन सेल्स में हमने पढ़ा कि CD4-3 जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है, किसकी वजह से, CD9 की वजह से। तो वो सेल्स जो नॉर्मली सरवाइव करने वाली हैं एक्चुअल में, उनमें क्या हो जाएगा, दे सेल्स विल एक्टिवेट देयर CD4 एंड CD3 जीन, और CD3 और 4 जीन्स जो है वो क्या करेंगे, अपोप्टोसिस कॉज करेंगे। तो लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से यहाँ पे जो सेल्स एक्चुअल में सरवाइव करने वाली थी उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ठीक है, दूसरा है गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन, हम किसके म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, किस जीन के, हम CED9 जीन के म्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो CED9 जीन में अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से CED9 जो प्रोटीन है, तो लाइक आई टोल्ड यू, इसका ओवर प्रोडक्शन होगा। ठीक है, CED9 का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, और ये क्या करेगा, इन सेल्स दैट वुड अदरवाइज डाई। तो इसका क्या मतलब है, अगर गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो CED9 में, तो CED9 प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा, और उन सेल्स में जो नॉर्मली जिनकी क्या होने वाली थी, डेथ होने वाली थी, तो जिन सेल्स की, सपोज ये एक पर्टिकुलर सेल है, और दिस सेल का फेट है कि अभी इसको, दिस सेल इज सपोज टू डाई, सपोज दिस इज अ सेल, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें किल करना है एज अ पार्ट ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसको किल करने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन से जीन्स चाहिए, कौन से सेट ऑफ जीन्स चाहिए, ये जो सेल है इसमें, इसको क्या होना है, दिस सेल इज सपोज टू डाई एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट। जैसे 131 सेल्स में ही एक सेल है,
हमने देखा था कि 131 सेल्स की डेथ होगी, तो उनमें से ही एक सेल है और इसको अगर इसको हमें किल करना है, ये इसकी डेथ होनी, तो कैसे होगी, कौन से जीन्स यहाँ पे एक्टिव होने चाहिए, CED4 और CED3। अब क्या हुआ, यहाँ पे प्रेजेंट तो सारे ही होंगे, CED9 भी प्रेजेंट होगा, बट कुछ एक्टिव कुछ इनएक्टिव, ये दोनों क्या होने चाहिए, अगर सेल की डेथ होनी है तो ये एक्टिव होने चाहिए। अब ये तो ठीक है एक्टिव है, लेकिन CED9 में क्या हो गया, CED9 में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया। अब गेन ऑफ फंक्शन हमने देखा कि यहाँ पे जब सिग्नल आता है डेथ सिग्नल, तो CED9 इनएक्टिव हो जाता है, जिन सेल्स की डेथ होनी है उसमें CED9 इनएक्टिव हो जाता है। अब इस सेल की डेथ होनी है, ठीक है, अब CED9 क्या होना चाहिए, यहाँ होना तो एक्चुअल में इनएक्टिव चाहिए, लेकिन इसमें क्या हो गया, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, और गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन की वजह से अब ये जो CED9 है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर ये एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा किसको, CED4 को। CED4 नहीं अगर एक्टिवेट होगा तो यहाँ पे CED3 ये भी एक्टिवेट नहीं होगा, और फिर सेल क्या करेगी, यहाँ पे सर्वाइव करेगी, यहाँ सेल डेथ नहीं होगी, ठीक है। तो गेन ऑफ फंक्शन की वजह से जिन सेल्स की डेथ होनी थी वो सेल्स क्या करेंगी, सर्वाइव करेंगी, ठीक है। तो CED9 प्रोटीन, जो CED9 जीन है वो इस तरीके से एक बाइनरी स्विच की तरह काम करता है, जो डिसाइड करता है चॉइस को बिटवीन लाइफ एंड डेथ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा है आपसे कि ये CED9 जो है वो बाइनरी स्विच की तरह काम करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होगा तो क्या होगा कि जो CED9 जीन है उसका एक्सप्रेशन होगा, CED9 प्रोटीन बनेगा, प्रोडक्शन इन those cells that would otherwise die। ये सेल्स नॉर्मली डाई, इनकी डेथ होती है, बट CED9 के प्रोडक्शन की वजह से क्या होगा, अब ये सर्वाइव करेंगे, ओके। तो ये गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन और लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और म्यूटेशंस भी हम इसमें डिस्कस करते हैं, जैसे कि अगर CED3 जो हमारा दूसरा जीन है CED3 और CED4, अगर इन दोनों में म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, जो आपकी 131 सेल्स दे डोंट डाई, ये 130 सेल्स जो हैं, जो एक्चुअल में इनका क्या होना था, डेथ होना था एज अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस, हमने डिस्कस किया था बिगिनिंग में लेक्चर के। अब ये जो सेल्स हैं ये क्या करेंगी, दे विल नॉट डाई, और ये सर्वाइव करेंगी। और क्यों सर्वाइव करेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो एपोप्टोसिस कॉज करने वाले जीन्स थे वो म्यूटेट हो गए, ठीक है। फिर अगर हम देखें CED9 का हमने डिस्कस कर लिया कि CED9 में म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, सारी की सारी जो सेल्स हैं, all the cells, all the 1000 cells they will die। CED9 में अगर म्यूटेशन हो गया तो हमने 1000 के अराउंड सेल्स देखी थी जो सोमैटिक सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, ये 1000 की 1000 सेल्स, these cells will die। क्यों डेथ होगी, यहीं पे आपको क्वेश्चनिंग करनी है कि CED9 के म्यूटेशन की वजह से जो 1000 सोमैटिक सेल्स जो सी एलिगेंस में प्रोड्यूस होती हैं एज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, और फिर इनमें से हमने क्या देखा था कि 131 सेल्स की डेथ हो जाती है और फिर कितनी सेल्स बचती हैं, 959। अगर इन सेल्स में जो सर्वाइव करने वाली थी यानी कि 959, इन सेल्स में क्या होगा, CED9 क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए लेट से, क्योंकि यही क्या करेगा, ये CED9 जो है वो CED4 को इनहिबिट करेगा ताकि फिर एपोप्टोसिस ना हो। बट सपोज अब CED9 में ही म्यूटेशन हो गया तो CED9 अगर इनएक्टिव है तो ये क्या करेगा, एक मिनट, CED9 अगर इनएक्टिवेट हो गया तो ये जो प्रोसेस है, अब ये CED9 ये CED4 को ये इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और CED4 अब अगर एक्टिव होगा तो ये फिर CED3 को एक्टिवेट करेगा, और CED3 क्या करेगा, एपोप्टोसिस कॉज करेगा, और 1000 सेल्स कैन डाई, all the cells they can die, entire embryo will be dead then। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CED9 में म्यूटेशन हो गया, क्योंकि CED9 उन सेल्स में एक्टिव फॉर्म में होता है जिन सेल्स को एक्चुअल में सर्वाइव करना है, तो सेल सर्वाइवल के लिए CED9 एक्टिव फॉर्म में चाहिए हमें, और सेल डेथ के लिए CED4 और CED3 हमें एक्टिव फॉर्म में चाहिए, ओके। सो दिस इज अबाउट द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस इन सी एलिगेंस। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे ये पाथवे क्यों लिया है, क्योंकि आपको इसमें एक चीज देखनी है कि हमें कंपेयर करना है इन दोनों प्रोसेसेस को, ओके। मैमल्स में कैसे होता है और सी एलिगेंस में कैसे होता है। तो अगर आप देखें इस प्रोसेस में, तो वेट अ मिनट, ओके।
तो अगर हम कुछ यहाँ पे हम होमोलॉगस कुछ प्रोटीन्स की बात करेंगे जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हमने BCL2 का रोल देखा मैमल्स में। तो BCL2 क्या करता है, अपोप्टोसिस की प्रोसेस को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो मैमलियन जो CED9 है, वेट अ मिनट, इन मैमल्स homologs of CED9 proteins are members of BCL2 family of genes। ध्यान रखना है आपको, CED9 किसका, C एलिगेंस का, किसके होमोलोगस होता है, BCL2 फैमिली के जीन्स के, यानी कि BCL2, ओके वेट अ मिनट, BCL2, this BCL2 gene is homologous to CED9 gene. You have to remember this. Okay. Now the next one, CED4। तो CED4 किसके होमोलॉगस होता है, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर्स इन ऑर्डर टू इंडिकेट द होमोलॉजी बिटवीन दीज जीन्स। ओके, तो सेम कलर्स जो है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि दो पर्टिकुलर जीन्स जो होमोलॉगस है, सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सिमिलैरिटी होती है। जैसे CED4 जो है वो किसके होमोलॉगस होता है, ये होमोलॉगस होता है APAF1 के। ओके, देन लेट मी यूज अनदर कलर, CED जो आपका 3 है ये किसके होमोलॉगस होगा, CED3 ये होमोलॉगस होगा कैस्पेज 9 के और कैस्पेज 3 के, ठीक है। तो ये होमोलॉजी ध्यान रखनी है आपको। होमोलॉजी का मतलब क्या है कि ये जो प्रोटीन है, जैसे कि जो फंक्शन CED9 परफॉर्म करता है, क्या फंक्शन परफॉर्म करता है CED9 एंटी अपोप्टोटिक होता है, अपोप्टोसिस को रोकता है, यानी कि सेल सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो वही काम मैमल्स में कौन करता है, BCL2 करता है, यानी कि वो भी एंटी अपोप्टोटिक होता है। जैसे CED4 है तो ये एक अडेप्टर प्रोटीन की तरह काम कर रहा है, CD3 को एक्टिवेट कर रहा है, वही काम मैमल्स में कौन करता है, APF1 करता है, ठीक है। जैसे C एलिगेंस में CED3 है, ये एपोप्टोसिस कॉज करेगा, चीफ ये प्रोटीएज है, वही काम मैमल्स में कौन करते हैं, कैस्पेज 9 और कैस्पेज 3। तो ये होमोलॉजी आपको ध्यान रखनी है। और इसमें होमोलॉजी में इतनी मतलब ये जो प्रोटीन्स हैं इनमें इतनी सिमिलैरिटी होती है कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। कि सपोज हमने डिस्कस किया कि ह्यूमन जो BCL2 है वो किसकी तरह काम करता है, CED9, यानी कि BCL2 जो है, BCL2 और CED9 ये दोनों ही सिमिलर हैं। सिमिलर है मतलब सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दोनों ही क्या कॉज करते हैं। सपोज BCL2 है, ये भी एंटी अपोप्टोटिक है, दिस इज एंटी अपोप्टोटिक, एंड CED9 दिस इज आल्सो एंटी अपोप्टोटिक। So these two are responsible for the survival of the cell. They will inhibit the process of apoptosis and will cause cell death, the programmed cell death. ठीक है, whenever I say cell death, that does not mean as random cell death, but actually it is a programmed cell death. Okay, so how can we say कि these two are similar functionally or structurally? Suppose कि हमने क्या किया, एक ह्यूमन BCL2 जीन की कॉपी ली, ठीक है, हमने एक ह्यूमन BCL2 जीन लिया और क्या किया, इस BCL2 जीन को हमने ट्रांसफर किया, कहां पर ट्रांसफर किया, निमेटोड में। निमेटोड मतलब C एलिगेंस, ठीक है, निमेटोड C एलिगेंस में हमने इसको ट्रांसफर किया। और ये C एलिगेंस जो है वो कैसा है, ये डिफेक्टिव है। और डिफेक्ट कहां पे है, डिफेक्टिव CED9 जीन, इसमें CED9 जीन में डिफेक्ट है। तो CED9 अगर जीन, अब यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, CED9 जीन नहीं है इसका मतलब क्या, CED4 एक्टिव होगा, CED3 एक्टिव होगा, मतलब सेल डेथ होगी। तो अगर उसमें हम BCL2 को ट्रांसफर कर दें जिसमें CED9 जीन जो है वो डिफेक्टिव है, तो CED9 और BCL2 कैसे हैं, सिमिलर है, सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दोनों एंटी अपोप्टोटिक है, अपोप्टोसिस को रोकेंगे, यानी कि सेल की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। तो BCL2 क्या करेगा, ये जो आपका BCL2 जीन है जिसको हमने ट्रांसफर किया है, ये क्या करेगा, सप्रेस करेगा अपोप्टोटिक प्रोग्राम,
it will suppress the apoptotic program of CED4 and CED3। ठीक है, यानी कि इनको ब्लॉक कौन करता है, CD4 और 3 को CED9 एक्चुअल में ब्लॉक करता है। अब इस नेमेटोड में दिस C elegans the CED9 जीन इज डिफेक्टिव। CED9 जीन डिफेक्टिव, हमने क्या किया कि ये देखने के लिए कि अगर ये दोनों होमोलॉगस हैं BCL2 किसका है, ये मैमल्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये C elegans में होता है। तो यहाँ पे अगर ये मैमल्स का है एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन, तो इस पर्टिकुलर जीन को हमने अगर उस नेमेटोड में ट्रांसफर किया जिसमें CED9 जीन क्या है, डिफेक्टिव है, CED9 के जैसा काम BCL2 मैमल्स में करता है, यानी कि अपोप्टोसिस को रोकता है, तो ये BCL2 इस नेमेटोड में जाके क्या करेगा, CED4 और CED3 को इसको इनहिबिट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, BCL2 जो है वो CED9 के होमोलोगस है, तभी तो जाके ये CD4 और 3 को वहां इनहिबिट कर रहा था। इतनी इनमें सिमिलैरिटी होती है। मैमल्स के केस में CED9 प्रोटीन जो है वो किसके होमोलोगस होता है, BCL2 फैमिली के जीन्स के। तो BCL2 एक फैमिली, इसमें कई सारे प्रोटीन्स हैं, कुछ एंटी अपोप्टोटिक होते हैं, कुछ प्रो अपोप्टोटिक भी होते हैं। तो BCL2 एक फैमिली है, उसमें BCL2 एक जीन भी है, और इस BCL2 फैमिली में BCLXL, BAX, BAC, BAT बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं। और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं वो, कुछ आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, कुछ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, ठीक है। So this is all about the process of apoptosis in C elegans। और कंपैरिजन आपको ध्यान रखना है कि अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स और C elegans, तो मैमल्स के केस में जैसे आपसे मैंने कहा कि BCL2, तो BCL2 का होमोलोगस C elegans में कौन होगा, CED9, ये होमोलोगस होगा। अगर हम नेक्स्ट APAF1, अपोप्टोटिक प्रोटीज एक्टिवेटिंग फैक्टर, तो APF1 का होमोलोगस कौन होगा, यहाँ पर CED4 होगा। फिर यहाँ पे हमने देखा कैस्पेज 9 एंड कैस्पेज 3, तो इनका होमोलोगस कौन होगा, यहाँ पे CED3 होगा, ठीक है। तो होमोलॉजी जो है वो आपको ध्यान रखनी है। Okay, so this is all about the process of apoptosis in C elegans and the comparison between apoptosis in C elegans and apoptosis in mammals। Okay, mammals के केस में जैसे हमने ये एक पाथवे लिया हुआ है मैमेलियन न्यूरॉन्स में, इसके अलावा भी पाथवे होता है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, apoptosis का जो फर्स्ट लेक्चर उसमें डिस्कस किया है कि अगर मैमेलियन लिम्फोसाइट्स की अगर हम बात करें, तो मैमेलियन लिम्फोसाइट्स का अगर हमें डिस्ट्रॉय करना है, सपोज यहाँ पे हमने न्यूरॉन्स लिया हुआ है कि न्यूरॉन्स में कैसे होगी सेल डेथ अपोप्टोसिस। लिम्फोसाइट्स के लिए अगर हमने देखा कि लिम्फोसाइट्स भी अगर सेल्फ रिएक्टिव हो जाएं, खुद की सेल्स के अगेंस्ट अगर वो रिएक्टिव हो जाएं, तो फिर उन्हें भी हमें, लिम्फोसाइट्स भी क्या है, आल्सो सेल्स, उन सेल्स को भी हम डिस्ट्रॉय करेंगे अपोप्टोसिस के थ्रू। लेकिन अपोप्टोसिस के लिए वहां पे पाथवे दूसरा यूज होगा, ठीक है, वहां पर डिफरेंट पाथवे विल बी यूज। दो पाथवेज को हमने डिस्कस किया था, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। ओके, so this is all about the process of apoptosis in C elegans। I hope this video will help you to understand the process of apoptosis। Okay, if you find this video helpful, please like, subscribe and share with your friends। And one more announcement for you is our batches for CSIR Net Life Sciences for June 2025 and December 2025 are going to be started। So if you want to join us, you can contact us। Okay, thanks for watching।